सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करेंगे प्रोग्राम में पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख हर रोज की तरह सबसे पहले ईरान, अमेरिका, इजरायली जंग के बारे में। जंग के दौरान जंगबंदी हुई, जंगबंदी के दौरान बहुत सारी बातचीत हुई। इस सब में अगर देखा जाए तो जंग में सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी चीज पर रहा, कोई चीज सेंटर पॉइंट बनी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रही, तो वो थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अलग अलग तरह की बात चली। पहले ईरान ने बंद कर दिया, ट्रंप बोले कि मैं भी उस पे ब्लॉकेड करूंगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि आखिरकार ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया है। कितनी बात सच्ची है, कितना खोला है, क्या कोई शर्त है या ओपन बिल्कुल कर दिया गया है कि अभी कोई भी वहां से गुजर सकता है, और कितनी देर के लिए खोला है, और जंगबंदी का फिर क्या आगे रहेगा अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, गुरप्रीत, कल भी हमने अपने जो बुलेटिन है उसमें इस बात की जानकारी दी थी कि पाकिस्तान मीडिएशन कर रहा है और लगभग अब की बार दूसरे राउंड की जो बातचीत हो रही है उसमें कुछ चीज़ें क्लिंच हो जाएंगी। मामला एक ही चीज़ पर अटका हुआ था, वो था लेबनान में सीज फायर। इसराइल लगातार ये, हालांकि जो 10 पहले जो चीज़ें लिख के ईरान ने दी थी उसमें जेडी वांस उनको मानने के लिए तैयार थे। एक बार के लिए जब 10 दिनों के लिए सीज फायर अनाउंस किया गया था अमेरिका की तरफ से, उसके तुरंत बाद देखा गया कि इजराइल ने अमेरिका की बात नहीं मानी और उन्होंने लेबनान में हिजबुल्लाह के और साउथ लेबनान खासकर उस इलाके में अपने हमले जारी रखे, जिसके बाद ईरान ने भी जो सीज फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनको तोड़ दिया था। खैर, बातचीत दूसरे फेज की शुरू हुई। जेडी वांस, और कल मैंने जैसे आपको बताया था कि जो अमेरिकी व्हाइट हाउस है वो पाकिस्तान के थ्रू डील क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। तो आज हो गई है, डील क्रैक हुई है। विदेश मंत्री हैं ईरान के सैयद अब्बास अरागची, उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके बताया है कि सभी कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत होगी। ये फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है। मैं दोहरा रहा हूं, ये फैसला लेबनान में सीज फायर के बाद लिया गया है, यानी कि जो इजराइल व्हाइट हाउस से बाहर होके, व्हाइट हाउस के कहे से बाहर होके गुस्ताखी कर रहा था, उसके ऊपर अमेरिका ने उसकी नकेल कसी है। तो खैर, अब लग रहा है कि शायद सेकंड राउंड की जो ये बातचीत है इसमें कुछ चीजें क्लिंच हो जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एकदम डील ब्रेकर होगा, सारी डील हो जाएंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कुछ चीजें क्लिंच होंगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली यूरोप के लिए और बाकी जो एशिया है उसके लिए वो काफी गले की हड्डी बना हुआ था। यूरोप ने विदाउट अमेरिका एक अलायंस फॉर्म करने की धमकी भी दी थी, तो अमेरिका के ऊपर भी एक सर्टेन किस्म का प्रेशर था। नेटो में भी, नेटो के मुल्क हैं वो भी कई किस्म की आवाजें उठा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। खैर, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ट्रुथ सोशल पोस्ट पर पोस्ट लिखकर ईरान का शुक्रिया कहा है और ये कहा है कि भले ही हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है, लेकिन ईरान पर अमेरिकी जो नेवी की नाकेबंदी है वो जारी रहेगी, ये सिर्फ ईरान पर लागू होगी। तो खैर, जो नाकेबंदी है उसके उसके ऊपर भी देखना होगा कि कैसे चीजें रहती हैं। ईरान अपने अनरीच्ड यूरेनियम का जो भंडार है वो अमेरिका को सौंपने के लिए तैयार है, ये ट्रंप दावा कर रहे हैं। अनरीच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में होता है। खैर, तो जो परमाणु अगर ईरान सरेंडर करता जैसा ट्रंप दावा कर रहे हैं, ये मतलब, हालांकि ये दावा कोई ईरान की तरफ से नहीं किया गया है, ट्रंप दावा कर रहे हैं, तो फिर एक ये बड़ी बात होगी। ट्रंप व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कह रहे हैं कि दोनों देश शांति समझौते के काफी करीब हैं। उन्होंने कहा कि यह डील हो जाती है तो तेल की सप्लाई शुरू हो जाएगी और हालात नॉर्मल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर समझौता इस्लामाबाद में होता है तो वो पाकिस्तान भी जा सकते हैं। हालांकि ईरानी मीडिया ने ट्रंप के दावे को गलत बताया है और कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति हवाई किले बना रहे हैं। तो खैर, दोनों तरफ से अलग अलग दावे हैं। ईरान इस बात को खारिज करा जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर करने की जो बात है उसके ऊपर ईरान राजी नहीं हुआ है। खैर,
ये जो डील क्रैक हो रही है, जो पिछले 24 घंटे में जो अपडेट्स हैं उसमें यही है कि इज़राइल लेबनान सीज़ फायर डील हुई है, वो पूरा, और सीज़ फायर की कुछ शर्तें भी हैं। ईरान अमेरिका की बातचीत बिहाइंड द डोर चली रही है। अमेरिकी जो मिलिट्री है उसकी एक्टिविटी है ही मिडल ईस्ट में, उनके सैनिक तैनात हैं, और आपको समुद्र में उनकी नेवी भी दिख रही है। तो ख़ैर यही है कि लगातार कहीं न कहीं इस पूरे मामले पे जो ट्रम्प है वो कहीं न कहीं अब इज़राइल के ऊपर सख्त दिख रहे हैं। ट्रम्प ने साफ कहा है कि इज़राइल को लेबनान के ऊपर बमबारी की इजाज़त नहीं मिलेगी, नहीं है। तो ख़ैर, होर्मुज़ खुलने के बाद तेल की कीमतों में आज गिरावट देखी गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका असर होना ही था। ब्रेंट क्रूड तकरीबन 11 सवा $11 गिरा है, यानी कि 11 साढ़े 11% ही गिरा है, और ब्रेंट क्रूड की जो कीमतें हैं वो $88.87 प्रति बैरल आ गई हैं। ख़ैर, तो ये आप देखिए कि जो ब्रेंट क्रूड है वो गिरा है। तो अब यही है कि जो मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, या फिर कहे कि वेस्ट एशिया, उसमें थोड़े लोग अभी दिख रहे हैं कि उनको थोड़ी उम्मीद दिख रही है। जो तुर्की के फ़ॉरेन मिनिस्टर हैं हाकान फिदान, उन्होंने भी एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी का एक इश्यू बनाया है इज़राइल के हमलों को लेकर। तो देखते हैं अभी कि चीज़ें आगे कैसे कैसे बढ़ती हैं। तो ख़ैर, आज जो अमेरिकी नाकेबंदी के बीच ईरान के भी 3 ऑयल टैंकर हैं वो हॉर्मुज़ से निकले हैं। तो जी। ख़ैर, अब लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मैलिसी की तरफ बढ़ेंगी। जी, सुखद खबर है, सुखद खबरें और बढ़ें इसकी हम आस करेंगे और इससे आगे बढ़ें तो ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि बहुत कम ऐसे होता है, वो भी मोदी सरकार के राज में, कि कोई बिल लाया जाए और वो बिल गिर जाए। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल गिर गया है। कैसे रहा आज सारा दिन, और वोटिंग का जो सिस्टम था वो क्या था, और कैसे ये बिल गिरा है, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में बताइए? हाँ, देखिए, जो वुमेन रिज़र्वेशन बिल है, उससे जुड़ा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट था, वो लेके आया गया था, वो संसद में गिर गया है। बिल बिल के पक्ष में सिर्फ़ 298 वोटें पड़े, और उनके उसके अपोज़िशन में 230 वोट पड़े। मतलब टोटल आज 489 जो एमपीज़ थे उन्होंने वोट डाले। बिलों को पास कराने के लिए 2 तिहाई बहुमत की ज़रूरत थी, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी। 489 का 2 तिहाई 326 होता है, तो 28 वोटों की कमी रह गई। 11 साल के शासन में ये पहला मौका है जब मोदी सरकार सदन में कोई बिल पास नहीं करा पाई है। इससे पहले अमित शाह ने 1 घंटे की स्पीच दी थी, कहा था कि अगर ये बिल पास नहीं होता है, तो इसकी ज़िम्मेदारी विपक्ष की होगी। विपक्ष अगर वोट नहीं देगा तो बिल गिर जाएगा। देश की महिलाएँ देख रही हैं, उनकी राह का रोड़ा कौन है? खैर, इन संशोधित बिलों के ऊपर 21 घंटे टोटल चर्चा हुई। कुल 130 जो पार्लियामेंटेरियन हैं, सांसद हैं, उन्होंने अपने विचार रखे, जिसमें से 56 महिला सांसद थी जिन्होंने अपनी बातें रखी। बिल पर जो वोटिंग हुई है उसको लेकर काफ़ी मतलब गहमा-गहमी हो रही है। अलग-अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। अ तो ख़ैर यही है कि अब की बार, हालाँकि आप देखिए कि कल जब पार्लियामेंट में जो माहौल था वो बहुत ऐसे खुशनुमा माहौल था। 11 सालों में पहली बार देखा कि जो मोदी थे, अमित शाह थे, वो अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, उनके उनके लिए नरम दिख रहे थे। तो ख़ैर, यही है कि अभी आज तो ये बिल गिरा है। इसके देखिए अपोज़िशन पार्टी जो मेंबर्स थे उन्होंने कई बातें रखी। एक तो ये कहा गया कि जब कोई कानून ही नहीं था तो संशोधन कैसा ये पेश किया गया। फिर ये हवाला दिया गया कि 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेके आया गया था, तो जो 16 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। तो इसको लेकर फिर बहस छिड़ी। तो काफ़ी मतलब कोई क्लैरिटी नहीं थी कि जो ये वुमेन रिज़र्वेशन बिल लेके आया गया है, वो बेसिकली कब पास हुआ, कब उसके और अभी इसमें संशोधन तो बेसिकली जो कोई कानून बन जाता है उसके बाद होता है ना, तो उस नोटिफ़िकेशन 16 अप्रैल 2026 को हो रही है, कह रहे हैं कि बिल पास 2023 में हो गया था।
था, तो काफ़ी इसको लेकर गहमा-गहमी रही। कई सांसदों ने इस बात को उठाया। तो ये आज आज चीज़ें रही हैं। खैर अभी जो कल्याण बनर्जी हैं तृणमूल कांग्रेस के, उनका सबसे इफ़ेक्टिव भाषण कहा गया कि सबसे इफ़ेक्टिव भाषण रहा। इसमें देखिए अमित शाह ने जो वो साउथ इंडिया वालों की जो प्रॉब्लम थी कि आप डिलिमिटेशन करके सीटें 880 कर 850 कर रहे हैं, उसमें हमारा हमारा नुकसान होगा। उस पोजीशन को आज अमित शाह ने एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की। अमित शाह कह रहे थे कि साउथ इंडिया में 5 सूबे हैं, उनकी 129 सीटें हैं, बढ़ के 195 हो जाएँगी। लेकिन लगातार जो साउथ इंडिया के सांसद थे, वो कह रहे थे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को हो रहा है। तो वो लगातार इस बात के लिए डटे रहे और ये चीज़ें मतलब आगे नहीं बढ़ी। उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे ज़्यादा और महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज़्यादा जो आवाज़ है, वो साउथ इंडिया के सांसद उठाते रहे। कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मतलब जो आज साउथ इंडिया के सांसद कह रहे थे कि 80 सीटें हैं वर्तमान में। अगर डिलिमिटेशन होता तो 120 हो जाएँगी, 40 सीटें बढ़ेंगी, तो इसका विरोध हुआ। 24 सीटें महाराष्ट्र में बढ़ेंगी, 48 हैं, 72 हो जाएँगी। तो खैर डिलिमिटेशन को लेकर काफ़ी चीज़ें रही। पंजाब में भी सीटें बढ़ेंगी, अगर ये डिलिमिटेशन लागू होता तो बढ़ती, मतलब 13 से 20 सीटें होती, 7 सीटें बढ़ती। हरियाणा में 5 सीटें बढ़ती, 10 में से 10 हैं और 15 हो जाती। तो खैर अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये डिलिमिटेशन है, ये लागू नहीं होगा। तो खैर अखिलेश यादव हैं, उन्होंने भी इसको लेकर काफ़ी आवाज़ उठाई और प्रियंका गांधी भी चर्चा में रही, कल्याण बनर्जी चर्चा में रहे, असदुद्दीन ओवैसी ने भी बहुत बाकमाल बातें रखी। जी, जी। और इससे आगे हम बढ़ते हैं तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। अ, अ, हाँ, मज़ेदार है कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वैसे राहुल गांधी से मेरे को एक चीज़ ध्यान आई, हम इस वुमेन रिजर्वेशन के मामले में राहुल गांधी के बारे में बात नहीं कर पाए कि लोकसभा में उनका कैसा बर्ताव रहा। राहुल गांधी ने भी भाषण दिया क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन के पिछली खबर पे मैं वापस लौट रहा हूँ माफ़ी के साथ, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की बात नहीं कर पाए। तो राहुल गांधी बोलने के लिए आज खड़े हुए, उन्होंने भी हल्का-फुल्का अपनी बातचीत को रखा। उन्होंने कहा कि मेरी भी पत्नी नहीं है, मेरी भी शादी नहीं हुई है, पीएम की भी पत्नी नहीं है। तो ख़ैर वो उन्होंने थोड़ा इस मामले को उसको हल्का किया। और ये भी इसके अलावा मतलब राहुल ने इतनी बातें नहीं रखी, बातें ज़्यादा प्रियंका गांधी ने रखी, तो अमित शाह एकदम खड़े होके बोलने भी लग गए कि अगर राहुल गांधी को स्पीच देना सीखना है तो प्रियंका गांधी से सीखे, बोलना सीखना है। तो ये रहा। और राहुल ने वो जो जादूगर और गार्डन वाला जो किस्सा एक वो फेमसली सुनाते हैं, वो दादी वाला और वो जादूगर वाला, वो भी सुनाया। तो खैर टोका-टाकी रही लगातार, जो ओम बिड़ला थे वो लगातार टोकते रहे, राहुल गांधी को कहते रहे कि बिल पे बोलिए, क्योंकि कई कई ऐसी चीज़ें थी। खैर बाकी इस खबर जो अगली आप खबर करें कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। बेसिकली जो बीजेपी के वकील हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कभी लखनऊ में, कभी सुल्तानपुर में, कभी कहीं। अब ये इलाहाबाद का मामला है, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में ये मामला आया है और इसमें जो वहाँ के जज हैं सुभाष विद्यार्थी, उन्होंने कहा कि भई एफआईआर दर्ज करो, सीबीआई को मामला ट्रांसफर कर दो। उनके ऊपर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिर, उन्होंने पिटीशन डाल के ये आरोप लगाए हैं कि राहुल गांधी तो ब्रिटिश नागरिक हैं। तो उनकी सिटीज़नशिप को लेकर ये मामला है, अब देखते हैं कि क्या सवाल होता है। कोर्ट ने मंत्रालय से टॉप सीक्रेट फाइलें ली हैं और ये कहा गया है कि राहुल गांधी यूके में वोट डालने भी जाते हैं, वहाँ की चुनाव में भागीदारी के रिकॉर्ड भी मौजूद हैं। कई ऐसे दावे दिखाए गए हैं। तो देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन होता है और क्या चीज़ें निकलती हैं। आप 2024 के याद करिए, जब सुल्तानपुर कोर्ट में भी उनको घसीटा गया था राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को एक तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो अलग-अलग अदालतों में अलग-अलग किस्म के केस डाल के भी उनको टारगेट किया जाता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़े तो बात तमिल वर्सेस हिंदी की करते हैं।
तमिल बोल रहे हैं कि हिंदी हम पर बोझ है, हमारी तमिल हमारी माँ है, और जो हिंदी थोपेगा तमिलनाडु से रिजेक्ट करेगा। ये बातें दोबारा से क्यों छिड़ रही हैं? देखिए, ये इंटरेस्टिंग है कि भारत में 28 राज्यों में तमिलनाडु इकलौता सूबा ऐसा है जिसने अपने यहाँ 3 भाषा ट्राई लैंग्वेज फ़ॉर्मूला लागू नहीं किया। आप आपको इसका हैरानी भी होगी कि आप याद करिए कि चेन्नई का जो सेंट्रल रेलवे स्टेशन था, उसके बाहर एक बिल्डिंग के ऊपर हिंदी में साइन बोर्ड लगा दिए गए थे, बड़े-बड़े अक्षरों में हिंदी में लिखा गया था स्टेशन का नाम। लेकिन आप देखिए कि तुरंत ही हिंदी को गायब कर दिया गया, उसके ऊपर कालिख पोत दी गई। तो आप देख सकते हैं कि कितने कितने वहाँ पर मतलब मजबूत लोग लोग हैं, हिंदी के खिलाफत वो लगातार करते रहते हैं। अभी चुनाव वहाँ पर चल रहे हैं, डीएमके का जो नारा है वो हिंदी विरोध का ही नारा है। आप वो पुरानी घटनाक्रम भी याद करिए, ये मामला है अनडेड मतलब ये जिंदा आंदोलनकारी इनको कहा जाता है, अनडेड प्रोटेस्टर माना जाता है तमिलनाडु के इन लोगों को। 1965 की बात है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के विरोध में मदुरै से लेकर चेन्नई तक लोग सड़कों पे उतरे थे। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सेंट्रल फोर्स भेजी, फायरिंग की, फायरिंग में 70 लोग मारे गए। विरोध में 3 लोगों ने खुद को आग लगा ली। ये जो प्रोटेस्ट था, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट बना और पुलिस की गोली से, सेंट्रल फोर्सेस की गोली से मरने वाले सबसे ज़्यादा लोग इस आंदोलन में थे, 70 लोगों की डेथ हुई। और आखिरी में जो केंद्र की सरकार है उसको पीछे हटना पड़ा और हिंदी तमिलनाडु के ऊपर नहीं थोप पाई थी। खैर अभी चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखते हैं कि वोटिंग में कितना असर रहता है। डीएमके ने इसको इसको अब क्या कहें कि अपना पूरा इश्यू बना रखा है इलेक्शन में। जी, बिल्कुल। और इससे अगली बात करें तो संभल मस्जिद की 35 फीट ऊंची इमारत ढाई गई है। ये काफी लंबे समय से ये इशू चल रहा था। देखिए, संभल में जो अलग-अलग मस्जिदें हैं, उनको लेकर अलग-अलग विवाद हम देखने को मिल ही रहे हैं लगातार। वो पहले संभल की शाही जामा मस्जिद का मामला था। ये दूसरा इश्यू है। जो ये इश्यू है ये बेसिकली जो संभल में एक गाँव पड़ता है मुबारकबाद, उस गाँव का इश्यू है और उसमें एक 35 फीट ऊँची मीनार थी मस्जिद की, उसको गिराया गया है। उसका कल इमाम बाड़ा तोड़ा गया था और इमाम बाड़ा हो, ईदगाह हो, उसकी चारदीवारी थी, उसको तोड़ा गया था। तो ख़ैर लगातार संभल में कम्युनलाइज़ेशन करने, क्योंकि 2027 में चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ पर फ़िरकापरस्ती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट लगातार बीजेपी पैदा करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ख़ैर ये संभल पिछले 2 साल से ही चर्चाओं में है और कैसे जो एक अल्पसंख्यक समुदाय है उसके जो इबा जो इबादत गाहें हैं, जो उसके उसके पूजा के स्थल हैं, जहाँ पर लोग अपने रब को, अपने ईश्वर को याद करते हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में ही मतलब एक एक कहें कि जो फ़िरकापरस्ती की एक घटना है और इसका इसका असर आपको 2027 के चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, जी। और इससे आगे बढ़े तो चंडीगढ़ में जो बीजेपी पंजाब के दफ्तर के ऊपर हमले की घटना थी, उसमें 9 आरोपी प्रोडक्शन वारंट पर लाए गए। क्राइम सीन दोबारा से रिक्रिएट किया गया। और भी कुछ खुलासे हैं कि कैसे ये टास्क मिला और क्या सारा माजरा था, करिए जरा खुलासा। देखिए, इसमें वारदात इस जो ये पूरा क्राइम सीन था, क्राइम हुआ था, इसमें 2 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। एक तो गुरतेज है, लड़के का नाम है, कमनप्रीत है। दोनों को जो पूरा आज वहाँ लेके जाया गया, सीन क्रिएट किया गया। ये मामला 1 अप्रैल का है। 1 अप्रैल को ये ग्रेनेड जो ये ब्लास्ट करने की कोशिश की गई थी। अभी तक 9 लोगों को इसके ऊपर पकड़ा गया है। तो ख़ैर आज ग्रेनेड फेंकने के बाद पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है। ये बताया जा रहा है कि गुरतेज को 28 मार्च को ये टास्क मिला था। 2 ग्रेनेड थे, उसके पास 1 पिस्टल था, 10 जिंदा कारतूस थे। तो खैर सोशल मीडिया से ये जो आरोपी थी आपस में मिले थे और विदेशों से जो है विदेश में जो बैठे हैंडलर हैं उन्होंने ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई थी। इस किस्म के खुलासे पुलिस अभी कर रही है। खैर अभी फाइनल इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगेगा किसमें किसका हाथ है और कैसे ये चीज़ें घटी हैं।
जी, बिल्कुल। और एक खबर आ रही है कि दुष्यंत चौटाला पुलिसकर्मी को पकड़ने पीछे दौड़े उसके, और ये सारा माजरा क्या है? ऐसे क्यों करना पड़ा उन्हें? देखिए, एक एक पूरा हरियाणा में एक काफ़ी खतरनाक विजुअल वायरल हो रहा है। दुष्यंत चौटाला अब सड़क से जा रहे थे हिसार शहर में और सीआईए की एक गाड़ी आई। उसने उनके काफ़िले के आगे ब्रेक लगाया और पिस्टल उससे एक वहाँ सीआईए का जो इंचार्ज था वो उतरा और उतरने के बाद उसने पिस्टल लहराई और उसके बाद वो चलता बनने लगा। जब उसने पिस्टल लहराई तो दुष्यंत चौटाला उसको पकड़ने के लिए दौड़े और वो फिर अपनी गाड़ी भगा के सीआईए स्टाफ वो भाग गया। तो वो उसकी उसके सीसीटीवी फुटेज भी आ गई, उसके जो अंदर बैठे जो लड़के थे जेजेपी के दुष्यंत चौटाला की पार्टी के, उन्होंने वीडियो भी रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद विवाद हो रहा है कि ये कैसी स्थिति है, आपके सूबे का डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हुआ है, और पिछले टर्म में आपके साथ सरकार में साझा था, उसके ऊपर कोई भी सीआईए का छोटा मोटा अफसर आके बंदूक लहरा रहा है, तो ये कौन सा, ये क्या न्याय व्यवस्था है, क्या ये कौन सी कानून व्यवस्था है? तो इसको लेकर बातचीत हो रही है। खैर, ये काफ़ी इस समय हरियाणा में इशू बना हुआ है कि दुष्यंत चौटाला के ऊपर कैसे एक सीआईए का एक जूनियर ऑफिसर हवाबाजी कर रहा था। इसकी खैर शिकायत की गई है एसपी को और काफ़ी उसको लेकर विवाद हो रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो फिर वो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करेंगे। जी। और पंजाब में लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं के घरों पर, ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। पहले मित्तल के घर पे और अलग-अलग कारोबारों पर छापेमारी हुई। उसके बाद अभी पंजाब में वैसे सेकंड सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन वो बताए जाते हैं, जैसी जैसी उनके पास पावरें हैं। उनके घर पे और अलग-अलग ठिकानों पर आज छापेमारी हुई है। देखिए, आज जो छापेमारी हुई है उसमें संजीव अरोड़ा का नाम है और वो भी आपने जैसे बताया कि सेकंड नंबर के पावरफुल मिनिस्टर हैं। आज मैं हमारे एक दोस्त से बात कर रहा था, पत्रकार हैं वो, और वो जाति से वो बनिया हैं, तो उन्होंने कहा कि जो ये हुकूमत है ये सारे ऐसे बनियों के पीछे पड़ी हुई है बीजेपी, जो बीजेपी में नहीं है। उन्होंने अशोक मित्तल का नाम लिया, संजीव अरोड़ा का नाम लिया, उन्होंने कुछ हरियाणा, दिल्ली और भी कई ऐसे जो अलीट बनिया लोग हैं उनके बारे में कहा कि जो बीजेपी है इस समय लगातार जो अलीट बनिया कम्युनिटी के लोग हैं उनको टारगेट कर रही है। खैर, आज जो छापेमारी हुई है उसके खिलाफ भगवंत मान ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 2027 के चुनाव की कोशिश कर रही है, ईडी और सीबीआई से डराने की कोशिश कर रही है। वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि केजरीवाल भी बनिया ही हैं और केजरीवाल को भी बीजेपी ने जेल में रखा और इसके अलावा उनके उनका मामला अभी भी चल ही रहा है। तो ये बड़ा जैसे हरियाणा में ये कहा जाता है कि बीजेपी जाटों के पीछे पड़ी हुई है, तो अब ये कहा जा रहा है कि मुल्क में बनियों के पीछे जो है बीजेपी वो पड़ी हुई है। तो इसको लेकर काफ़ी जो बनिया कम्युनिटी के एलिट्स हैं उनमें काफ़ी चर्चा है। और आज मेरी जो बात हो रही थी तो वो मतलब काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, नाम मैं नहीं बता सकता, और इस समय एक नेशनल डेली के वो एडिटर भी हैं, बनिया ही हैं। तो कहा कि पता नहीं जो बीजेपी के खिलाफ बनी है उनके पीछे क्यों पड़ी हुई है, जबकि बनिया कम्युनिटी की जो इंडिया में ताकत है वो आपको पता ही है, ज़्यादातर बिजनेस घराने उनके पास हैं। और मतलब बिजनेस और जो पैसे की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। पर अभी सभी बनिया कम्युनिटी के ऐसे जो अलीट्स हैं जो बीजेपी के खिलाफ हैं उनको डराने के का काम बीजेपी लगातार पिछले कई कई महीनों से कर रही है। तो देखना होगा कि इसका असर किस किस्म का होता है। कम्युनिटी वाइज देखते हैं कि इसका इसका कोई इसके ऊपर डिबेट छिड़ती भी है या नहीं छिड़ती। पर ये बीजेपी हमेशा करती रही है कि किसी एक समुदाय को पूरे को ही वो टारगेट करने लग जाती है। तो देखना होगा कि बनिया समुदाय को क्या बीजेपी टारगेट किस किस्म से कर रही है और उसका असर आगे क्या दिखेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले अशोक मित्तल और उसके बाद अभी ये संजीव अरोड़ा, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोस्ट पर हैं। एक तो एक व्यक्ति जो राज्यसभा में है और उसको उपनेता पार्टी ने अपनी तरफ से बनाया हुआ है, अभी-अभी ताज़ा ही बनाया है। उसके ऊपर छापेमारी बताया जा रहा है कि काफ़ी सारी उनकी पिछले कुछ दिनों में ही प्रॉपर्टी इधर-उधर उन्होंने की थी। इधर-उधर का मतलब शेयर
हुई थी प्रॉपर्टी, 150 से ज्यादा बार ये प्रॉपर्टी का लेन देन इधर उधर हुआ, जिसके कारण केंद्र है, केंद्र के पास छोटी से छोटी जानकारी होती है, कस्टोडियन है वो उस इंफॉर्मेशन के, और उसी के आधार पर फिर कार्रवाई कैसे करनी है वो अच्छे से जानते हैं। ये तो इसमें महारत हासिल है उनको। तो ऐसे ही आज इनके संजीव अरोड़ा के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है। देखते हैं आने वाले दिनों में जैसे जैसे इलेक्शन पास आएगी कैसी स्थिति बनती रहेगी। हर रोज की तरह ऐसे ही हम अपने दर्शकों के और साथ सारी एक बातचीत साझी करते रहेंगे। जी जी। इसमें मैं बस एक ही बात जोड़ना चाहूँगा कि ठीक है कि जी ये टारगेट किया जा रहा है, जी। लेकिन आप देखिए फिर भी बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, जी। वो सबसे ऐसे मानी जाती है कि कि वो बीजेपी को वोट करती है। तो ये भी एक गुत्थी समझ नहीं आ रही कि कैसे जो बीजेपी है वो लगातार बिजनेस मैन कम्युनिटीज को टारगेट करके वो भी मेरे को समझ से बाहर है। जो लोग वोट करते हैं चुपचाप, वो शायद अपना एंड सेफ रखने की वजह से कर देते हों। जैसे होता है ना कि बोला जाता है कि जब अपना घर कांच का हो, महल कांच का हो, तो दूसरे दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। तो वैसी ही स्थिति है, हर किसी को अपना घर बचाना है और उसी के चक्कर में वो सरेंडर करते चले जाते हैं। ऐसी ही स्थिति नजर आ रही है लगातार। खैर, लेकिन बिजनेसमैन का ये भी होता है ना कि उसका कुछ नहीं पता, वो ज्यादा पॉलिटिकल सिस्टम में किसी के साथ जुड़ा नहीं रहता। जहां उसको बेनिफिट ज्यादा नजर आता है वो उस साइड जल्दी ही उलट जाता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद गुरप्रीत।